जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा है 2024 की और उसकी जो तिथि थी परीक्षा की उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना, जो कि संभावित तिथि 16 जून निर्धारित की गई है। तो उसी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले एक टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं, आज हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है जो कि पॉलिटी को लेकर के रहेगा, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित जो हमारे संवैधानिक और जो प्रशासनिक घटनाक्रम है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि टॉपिक सेकंड है हमारा, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे साथियों जैसा कि मैंने बताया टॉपिक नंबर सेकंड है जो कि हमारा संबंधित है किससे, पॉलिटी से, और टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय संविधान का 103वां संशोधन। जो हमारे संविधान में 103वां संशोधन हुआ 2019 में, उसी को लेकर के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, ठीक है। जो कि आप लोगों का जीएस 2 है उसमें आपका भारतीय संविधान का जो विषय आ जाता है, जिसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ईवीएस कोटा इत्यादि, इनसे रिलेटेड ये जीएस 2 का जो पेपर है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स के लिए हम लोग वहीं बात करें तो ईवीएस कोटा और उससे रिलेटेड जो संविधान संशोधन है और आर्टिकल उनसे रिलेटेड ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 103वां संशोधन। आर्थिक आधार पर देखोगे तो 10% का रिजर्वेशन जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो दिया गया है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, या 103वां संविधान संशोधन हम लोग कह सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 15 का जो भाग 6 है, खंड 6 जो है, या अनुच्छेद 16 का जो खंड 6 है, उसके बारे में हम लोग इधर विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर वहीं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम लोग बात करें तो ईवीएस कोटा से संबंधित मुद्दे, आरक्षण संबंधी मुद्दे, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संबंधी मुद्दे, ठीक है, इसको लेकर के टॉपिक हमारा रहने वाला है। जिसमें कि आप लोगों को पता होगा जो संविधान का 103वां संशोधन है और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने भारतीय संविधान के 103वें संशोधन को जो है या उसकी वैधता को जो है बरकरार रखा है। जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें बताया गया है नीचे, जैसे कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय को जो है सूचित किया है कि वो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, उनको आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यू कोटा जो है, ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो प्रदान करने के लिए मानदंड फिर से विचार करेगी, ऐसा बताया गया है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान करने के लिए जो मानदंड होते हैं उनकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों के लिए था जिन्होंने सालाना 8 लाख रुपए से कम, कितना, 8 लाख रुपए से कम कमाया और किसी अन्य मौजूदा आरक्षण से लाभ नहीं उठाया। क्योंकि वहीं एससी नीट उम्मीदवारों के द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसमें 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें ओबीसी को 27% कोटा और अखिल भारतीय कोटा यानी कि एआईक्यू श्रेणी में ईडब्ल्यूएस को कितना, 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। आप लोगों को बता दिया जाए, याद रखिएगा कि 103वां संवैधानिक संशोधन पूरे भारत में अगर देखोगे तो नौकरियां और जो कॉलेज होते हैं इनमें जो सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच क्या है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी कि ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 10%, कितना, 10% आरक्षण का, रिजर्वेशन का प्रावधान करेगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ थी और 5 जजों की जो पीठ थी हम लोग कह सकते हैं कि वो 3:2 में थी, उसके बहुमत से अपना निर्णय दिया गया। जिसमें 3 जजों की हम लोग बात करें, जो 3 जज थे उन्होंने आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन वहीं इस अनुपात में 2 की बात करें हम लोग तो 2 जजों ने जो है इसके विरोध में मत व्यक्त किया था। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे उनके अगर पक्ष की हम लोग बात करें तो संविधान का जो हमारा 103वां संशोधन जो है इसकी जो वैधता है, इसको चुनौती देने के लिए दायर जो याचिका थी उसमें एक संशोधन पर कई प्रश्न उठाए गए से,
जैसे अगर पहले प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न ये उठाया गया था कि जो व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो आरक्षण के निर्धारण ने आरक्षण के मूल तर्क को कमजोर कर दिया है। वहीं दूसरा प्रश्न उठ करके ये तैयार हुआ था कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के लाभ में एससी, एसटी और ओबीसी इनको बाहर करता है, जो कि अन्य मामलों में देखोगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इनके जो मौजूदा प्रावधान हैं इनके तहत आरक्षण के हकदार हैं। वहीं हमारा तीसरा प्रश्न उठ करके यह तैयार हुआ था कि कुछ याचिका जो करता थे उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि संशोधन आरक्षण की 50% की सीमा का क्या करता है? उल्लंघन करता है। अब यहां बात यह आ जाती है 3:2 को लेकर के कि इसके मत में, यानी कि जो पक्ष रखा गया था उसके मत में और विपक्ष के मत में, विपक्ष में मत क्या था और पक्ष में मत क्या था। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रमुख संशोधन था ये, और जिसमें ये बताया गया था, जिसमें ये दिया गया है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि अनुच्छेद 15 का जो खंड 6 है, पार्ट 6 जो है, इसे भारत के संविधान में निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था, चाहे वो राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो। हालांकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा जिन्हें संदर्भित किया गया था आर्टिकल 30 के खंड 1 में दिया गया था उनको। वहीं 103वें संविधान संशोधन अधिनियम का जो उद्देश्य था वो उन लोगों को आरक्षण प्रदान करना था जो कि आर्टिकल 15 के खंड 5 और 15 के खंड 4 के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का खंड 4 और 15 का खंड 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। वहीं आर्टिकल 16 के खंड 6 की बात करें तो इसे संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा लाभार्थी जो थे उनको तय करने के लिए जो मानदंड था वो 103वें संविधान संशोधन के या संशोधन में एक प्रावधान में कहा गया था कि आर्थिक कमजोरी का निर्णय पारिवारिक आय और अन्य आर्थिक नुकसान के संकेतक के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। वहीं मैंने पक्ष और विपक्ष की जो बात की थी, तो देखो पक्ष में जो मत रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या हुआ था, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो थे, दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला, इन्होंने ऐसा माना था कि 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि रिजर्वेशन की हम लोग जहां बात कर रहे हैं, आरक्षण की, एक समतावादी समाज के लक्ष्यों की और क्या है, एक सर्वसमावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही का एक क्या है, एक सोर्स है, एक साधन है। यानी कि न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या जो पिछड़े वर्गों को जो समाज की मुख्य धारा होती है उसमें शामिल करने का एक साधन है, बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अन्य प्रकार के या अन्य प्रकार से जो कमजोर वर्ग हैं उनकी श्रेणी में आने वाले वर्गों को समावेशन का भी एक साधन एक बन जाता है। क्योंकि इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो एकमात्र आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर आरक्षण का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की किसी भी आवश्यक विशेषता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि न्यायमूर्ति जो माहेश्वरी थे उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि मंडल आयोग के मामले पर निर्धारित 50% की जो सीमा है उससे अधिक ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान करना बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह सीमा केवल संविधान के आर्टिकल 15 के खंड 4 और 16 के खंड 4 के तहत पहले से ही आरक्षित श्रेणियों के लिए परिकल्पित जो आरक्षण है उस पर लागू होता है। वहीं विपक्ष में हम लोग मत की बात करें, विपक्ष में जो मत था, यानी कि अल्पतम समय में विचार की जो बात हो रही थी, उसमें न्यायमूर्ति भट्ट और मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा था इस बात को, हालांकि आर्थिक अभाव और गरीबी के आधार पर जो आरक्षण कोटा है वो वैध है, संवैधानिक रूप से क्या है, अपरिहार्य है, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं जैसे कि अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको केवल इस आधार पर ईडब्ल्यूएस से बाहर रखना न्याय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपनी जाति और वर्गमूल के आधार पर 50% रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। क्योंकि जो न्यायमूर्ति भट्ट थे उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसकी 50% की सीमा, उसके उल्लंघन की अनुमति देना, यानी कि भविष्य में इस सीमा के उल्लंघन के लिए क्या है, एक प्रवेश का द्वार बन जाएगा ये। वहीं इसमें जो कह रहा है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ईडब्ल्यूएस कोटा पात्रता, यानी कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग बात करें तो सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड प्रदान किए हैं। यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि उन लोगों के लिए जो मौजूदा कोटा में शामिल नहीं है, या जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, या कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो। वहीं जिनके पास 1000 वर्ग फुट से ऊपर का घर या 100 गज का भूखंड है। वहीं गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड के मामले में आवासीय भूखंड 100 गज से कम होना चाहिए, वो इसके लिए क्या है, पात्र होंगे। ठीक है। और आर्थिक आरक्षण कानून से संबंधित जो तथ्य कार्मिक है या जो प्रशिक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके द्वारा 19 जनवरी 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार, और जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में की जाती है। और एक कानून अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कितने 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अब बात हम कर लेते हैं सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस वास्तव में है क्या चीज। ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लोग बात कर लें, क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। देखो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो व्यवस्था है, इसको लागू करने के लिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो था, उसके माध्यम से जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया था। यानी कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 15 में खंड 6 और आर्टिकल 16 का खंड 6 इनको जोड़ा गया था। 16 का खंड 6 इनको जोड़ा गया था। यानी कि संशोधन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो नौकरियां या शैक्षिक संस्थान, इनमें प्रवेश के लिए जो आर्थिक आधार है उन पर रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। हालांकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ईडब्ल्यूएस के तहत देखोगे तो 10% रिजर्वेशन यानी कि उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लिए है। यानी कि उनके लिए आरक्षण की जो मौजूदा योजना है उसके तहत ये शामिल नहीं है। ठीक है ना। अगर मापदंड की हम लोग इसमें बात करें तो देखो, आप सब लोग जानते हो कि ईडब्ल्यूएस के तहत क्या है कि जो रिजर्वेशन की पात्रता है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी पात्रता हैं जो उन पर डिपेंड करता है कि जो आवेदक होगा जिसके परिवार को वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, या आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, या अधिसूचित जो नगर पालिकाएं हैं उनमें 1000 वर्ग फुट से कम आवासीय फ्लैट होना चाहिए, या 100 वर्ग गज से कम आवासीय प्लॉट होना चाहिए, या जो अन्य नगर पालिकाएं हैं उनमें 200 वर्ग गज से कम वाले जितने भी हैं वो भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत क्या है, रिजर्वेशन के लिए मतलब कि एलिजिबल हैं। इसका महत्व भी अपना अलग है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में क्या है कि अवसर की समानता दिलाने के लिए, या समानता दिलाने के साथ समाज में रिजर्वेशन विरोधी जो अवधारणाएं हैं उनको कम करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है। वही इस चीज में बताया गया है कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन पेश करके किया गया। इसे संविधान में आर्टिकल 15 का खंड 6 और अनुच्छेद 16 का खंड 6 सम्मिलित किया गया। और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मैंने बताया ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थान, उनमें नौकरियां या प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है। और ये अनुसूचित जाति, एससी और एसटी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं यानी कि ओबीसी, इनके लिए 50% आरक्षण नीति के द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। और ये केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में क्या है, सक्षम बनाता है। इसके महत्व की बात करें, क्या महत्व है। सबसे पहला तो यह है
की असमानता को संबोधित करता है, भी बताया था मैंने भाई। 10% कोटे पर विचार जो है प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है। क्यों? क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उनकी जो वित्तीय अक्षमता है उसके कारण उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। जो आर्थिक पिछड़े हैं, आर्थिक पिछड़ों को मान्यता, जैसे कि पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो लोग, और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। और तीसरी चीज यह है कि जातीय आधारित भेदभाव में कमी, जैसे कि इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक उनको हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और अक्सर उन या उच्च जाति उन लोगों को देखती है जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं। यह भी एक विवादित मुद्दा है इसका, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी चिंताओं की, इसकी क्या चिंताएं हैं तो डेटा की अनुपलब्धता। कैसे भाई? ईडब्ल्यूएस कोटे में देखोगे या ईडब्ल्यूएस कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय जो अक्षमता होगी उसके कारण उच्च शिक्षण संस्थानों में और सार्वजनिक रोजगारों में भाग लेने से बाहर रखा गया है। यानी इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है। दूसरी बात, आरक्षण की सीमा का उल्लंघन। भाई सन 1992 में 1992 में देखोगे तो इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीश थे और उनकी संविधान पीठ ने आरक्षण की 50% की सीमा तय की थी, और ईडब्ल्यूएस कोटा इस मुद्दे को ध्यान में रखे बिना इस सीमा का उल्लंघन करता है। वहीं मनमाना मानदंड भी इसके लिए, उसमें क्या है कि इस आरक्षण के लिए पात्रता तैयार करने के लिए या तय करने के लिए क्या है कि सरकार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं, अस्पष्ट हैं और ये किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। वहीं यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्यों ने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उस आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते हुए समय पर राज्य के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी की जांच की है, या ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है, डिफरेंट है। जैसे सबसे अधिक गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख है, तो वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए है, ठीक है। तो इसके अलग मानदंड हैं। अगर हम लोग बात करें कि देखो भैया ईडब्ल्यूएस जो है, अभी जैसे मैंने इंदिरा साहनी का जो बात बताया 1992, यहां ऊपर हम लोगों ने इधर जो बात की इसके सामने क्या थी, ये चुनौतियां थी। अभी ऊपर जो बताया आरक्षण की सीमा का उल्लंघन, यानी कि जो चुनौतियां थी मुख्य रूप से, अगर हम बात करें इंदिरा साहनी मामले के बारे में, थोड़ी सी इंदिरा साहनी मामले के बारे में हम लोग बात कर लें तो इंदिरा साहनी 1992 मामला जो था उसमें उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ थी उसने अपने फैसले में यह कहा था केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। क्यों? हम लोग कह सकते हैं कि संविधान ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया, हालांकि संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से इसे बदल दिया गया, क्योंकि आरक्षण की 50% जो थी उसको बढ़ाने की अनुमति देना भले ही संवैधानिक रूप से वैध हो, लेकिन बगैर पर्याप्त सुरक्षा उपाय के इसके राजनीतिकरण की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मैंने बताया था पात्रता की निर्धारणता या पात्रता का निर्धारण, क्योंकि मैंने बताया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत पात्रता के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय का मानक क्या है, एक बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें इसकी आगे की राह की, इसकी आगे की राह क्या हो सकती है, तो याद रखिएगा जहां हम लोग आगे की राह की बात कर रहे हैं, इस मामले की जो सुनवाई थी उसके दौरान जस्टिस त्रिवेदी जो थे उन्होंने इस बात को कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था को एक अनिश्चित काल, किसके लिए, एक अनिश्चित काल के लिए नहीं जारी रखा जा सकता, ठीक है ना। इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, यानी कि ऐसे में समाज में व्यापक हित में या समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने माना था कि आरक्षण एक अंतिम लक्ष्य नहीं है
बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। क्योंकि रियलिटी में वास्तविक समाधान देखोगे तो समाज के कमजोर वर्गों के जो सामाजिक, शैक्षिक या जो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है उनको समाप्त करने में निहित है। यानी कि इसके तहत क्या है कि पिछड़े वर्ग के जो सदस्य हैं उनका बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार को क्या है, या रोजगार के जो स्वीकार्य मानक हैं इनको प्राप्त करता है। क्योंकि उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन वर्गों पर ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में इस प्रकार की सहायता की जरूरत है। और तो वही चीज ये कह रहा है कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस को छोड़कर सभी श्रेणियों को उनके लिए उपलब्ध प्रतिस्पर्धी पुल को कम करने के लिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अनुभाविक रूप से ये उचित नहीं लगता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो उम्मीदवार हैं इनका पहले से ही उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। क्योंकि अब समय आ गया है कि भारतीय राजनीतिक वर्ग द्वारा चुनावी लाभ के लिए आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार किए जाने की प्रवृत्ति को रोका जाए। और यह महसूस किया जाने लगा है कि आरक्षण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की जो गुणवत्ता है या जो अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान है उनके उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इससे उद्यमता की भावना पैदा होगी, उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने की स्थिति प्रदान करेगा। ठीक है, तो यह था हमारा 103वां संशोधन। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न के बारे में। इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न यह है कि संविधान यानी कि 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों शब्द को भारत के संविधान में अंत स्थापित किया गया है। सेकंड है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के खंड 1 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो याद रखना, संविधान में अनुच्छेद 15 का खंड 6 आर्टिकल का खंड 15 का खंड 6 जो है, खंड 6 का उपखंड बी, इसको जोड़ा गया, जो कि राज्य को अब तक उपबंध 4 और 5 में वर्णित जो वर्ग थे, इनके अलावा हम लोग कह सकते हैं किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यानी कि प्रावधान जो है निजी शिक्षण संस्थान होंगे उनके सहित जो शैक्षिक संस्थान है उनमें प्रवेश से संबंधित चाहे सहायता प्राप्त हो या राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त, या अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके अलावा जो आर्टिकल 30 के खंड हैं 1 उसमें निर्दिष्ट किया गया है, जो कि आरक्षण के मामले में हम लोग कह सकते हैं कि जो मौजूदा आरक्षण है उसके अलावा होगा, और प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। यानी कि संविधान में आर्टिकल 16 का जो खंड 6 है वो जोड़ा गया, जो कि सरकार को नागरिक के आर्थिक कमजोर रूप से जो वर्ग हैं उनके लिए सभी पदों के 10% तक जो आरक्षित हैं उनको करने की परमिशन देगा। यानी कि इस प्रकार ये भारत के संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला हमारा इसमें बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 103वां संविधान संशोधन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन्हीं करंट अफेयर से जुड़े मुद्दों के लिए डेली अपडेट्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।